हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो फ्री प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो साइंस का होने वाला है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर आपका हिंदी व्याकरण का और इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, 16 जो अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है इसका प्रीलिम्स का, तो ये उसी के लिए वीडियो है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैक्सिमम जितना हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका चैनल जो है इसमें बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस एक काम करिएगा कि जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, पूरा आप वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। अच्छा सुनिए, आपको लगता होगा कि साइंस के क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ से आ गया। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना, अब आगे जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो वो सरकारी किताब से लिया गया है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सरकारी किताब में दोनों सब्जेक्ट एक ही किताब में है, मतलब सोशल साइंस और साइंस दोनों एक ही किताब में कवर किया गया है। इसी कारण से वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो ये दूसरा आप मत समझिएगा। ठीक है, ये मैं पहले आपको बोल देता हूँ, कन्फर्म कर लीजिए, दोनों एक ही किताब में साइंस और सोशल साइंस सरकारी वाला किताब में, इसी कारण से ये सब मिला के दिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बताइएगा। तो 71 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में अवस्थित है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कितवीं शताब्दी में किए थे। तो 5वीं शताब्दी में किसने किया, तो कुमार गुप्त या कुमार गुप्त प्रथम बोलिए। अब यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वस्त किसने किया, बर्बाद किसने किया, तो वो आप जवाब दीजिएगा बख्तियार खिलजी का। ठीक है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होता है, तो मलेरिया होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मतलब अगर आपका परजीवी का नाम पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या लिखना है, प्लाज्मोडियम। परजीवी का नाम पूछेगा तब। ठीक है, कौन फैलाएगा, तो प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी हुई है, देश पूछ रहा है। तो 73 का 4 हो जाएगा, नेपाल से। ठीक है, बिहार की राजकीय सीमा ऐसे उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। ठीक है, देश की बात करेगा तो नेपाल हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा यूपी है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, WB। ठीक है, एक नेपाल है जो कि इस क्वेश्चन में था। नेक्स्ट, कैक्टस के पौधे में पाए जाते हैं। तो कैक्टस के पौधा में क्या पाया जाता है, कहाँ पाए जाते हैं, तो मरुभूमि में। ठीक है, याद रखिएगा, कैक्टस कहाँ पाया जाता है, मरुभूमि में, जिसको हम इंग्लिश में जीरोफाइट बोलते हैं, मरोद्भिद जीरोफाइट। तब मरुभूमि में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में शायद पूछ सकता है। ठीक है, या आगे और भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी ये पूछ सकता है, जीरोफाइट बोला जाता है। जैसे मरुस्थल वाला पौधा कौन कौन है, जैसे तो नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये सब मरुभूमि यानी जीरोफाइट वाले पौधे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था। तो 1 नंबर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा का यह केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है। तो 76 का 3 हो जाएगा, ताप एवं प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। विटामिन डी को सनसाइट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी होता है जिसको सनसाइट, ठीक है, कौन साइन, सन साइन कहा जाता है, सन साइन।
याद रखिएगा इसे, सनशाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा। तो 77 का जो राइट आंसर जो होगा वो काला हो जाएगा, क्योंकि देखिए काला जो होता है ना, काला रंग, वो ऊष्मा का अवशोषक होता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, यानी खींच लेगा। जबकि अगर उजला रंग को देखिएगा, सफ़ेद रंग, तो वो ऊष्मा का अवशोषक नहीं होता है, जिसके कारण से वो क्या करता है, ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर को क्या बोलते हैं। तो 78 का एक हो जाएगा एवरेस्ट। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसका ऊंचाई बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 8,848 मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका विश्व लेवल पर हो गया। लेकिन यही अगर आप याद रखिएगा, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया लेवल पर अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8598 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। सारा का सारा क्वेश्चन आपका सरकारी बुक से दिया गया क्वेश्चन है। तो 79 का 1 नंबर हो जाएगा, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह बिहार की प्रथम महिला थी। ठीक है, फर्स्ट वीमेन। ठीक है, पहली महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंगटोक से नाथुला की दूरी कितनी है। सब किताब से क्वेश्चन है। 80 का 2 हो जाएगा, 52 किलोमीटर, 52। ठीक है, तो सिक्किम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, गंगटोक से नाथुला की दूरी 52 से 54 किलोमीटर के आसपास है। तो 54 तो है नहीं, 52 किलोमीटर है, तो 52 ही मारिए इसमें। 81 नंबर में खोल रहा है, खो खो खेल में कितने दल होते हैं। तो 81 का 1 हो जाएगा, 2 दल होता है। और प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होता है। खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 निम्नलिखित में से 2 व्यक्तियों द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं। तो 82 का 1 हो जाएगा, कुश्ती। ठीक है, तो कुश्ती 2 व्यक्तियों द्वारा रिंग में खेला जाता है। कुश्ती कहाँ खेला जाता है, रिंग में, मतलब जिस स्थान पर खेला जाता है उसको रिंग बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का क्या नाम था। तो 83 का 3 हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, ठीक है, पटना के निकट स्थित है। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि औरंगाबाद में कौन सा मंदिर है। तो देव सूर्य मंदिर है, देव सूर्य मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा, औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर में प्रत्येक वर्ष छठ पूजा में मनाया जाता है। यह मंदिर पश्चिम दिशा की ओर नागर शैली में बना हुआ है। ये भी याद रखिए कौन सा स्टाइल में बना हुआ है। तो ये नागर शैली स्टाइल में, नागर शैली में बना हुआ है, जो कि मंदिर के पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। तो 85 का क्या हो जाएगा, उपरयुक्त सभी हो जाएगा। सिंचाई के परंपरागत साधन नदियाँ, तालाब, कुआँ, ये सभी है। ठीक है, लेकिन सिंचाई के आधुनिक साधन पूछेगा मॉडर्न वाला, तो ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, एक ड्रिप सिस्टम है और दूसरा आपका है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि जिसको स्प्रिंकल बोलते हैं इंग्लिश में, छिड़काव। ठीक है, तो एक ड्रिप हो गया और एक क्या हो गया, छिड़काव हो गया। ये आपका आधुनिक वाला में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण करती है? तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का 2 नंबर हो जाएगा बाघ का। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो ऑप्शन में अगर कभी पूछ भी देगा तो पश्चिमी चंपारण को टिक मारिएगा। अगर पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बिहार को टिक मारना है। अगर मान लीजिए पश्चिमी चंपारण बिहार भी ऑप्शन में नहीं रहे, अगर कहीं पर बेतिया लिखता है ना, बेतिया, तो उस पर भी टिक कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कहीं पर नहीं रहता है ना ऑप्शन में दोनों, अगर बेतिया रहता है तो उस हिसाब से आप बेतिया को भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जानवर जो सिर्फ पौधे खाते, तो आप भी बता सकते हो 87 का क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। जो जानवर सिर्फ पौधा खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, जिराफ, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने के रूप में यूज होता है? तो 88 का 4 हो जाएगा। लकड़ी का भी होता है, केरोसिन तेल का भी होता है, गैस का भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लकड़ी, केरोसिन, ये सब परंपरागत स्रोत है, ट्रेडिशनल है, पुराने ज़माने से इसका यूज हो रहा है। ठीक है, जिनका ऊष्मीय मान निम्न एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इससे धुआं वगैरह निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 जिला है, बिहार में 89 है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल है। ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल। ठीक है, और एक जिला का जो मालिक होता है उसे बोलते हैं डीएम, बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिलाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है गर्मी में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? तो 90 का 3 हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा। गर्मी में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल बोलते हैं। इसके अंतर्गत तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया। ठीक है, और अन्य तरह की सब्जियां इसमें आती है जायद फसल में। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वो पढ़ते हैं। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? ये भी आपसे किताब से का ही क्वेश्चन है। तो सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का 3 हो जाएगा। तो भारत की ओर से नाथुला दर्रा गंगटोक से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। भारत की ओर से देखिएगा तब। यह दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौते द्वारा स्थापित 3 खुले हुए व्यापार चौकियों में से एक है। यह दर्रा प्राचीन काल में सिल्क मार्ग की एक शाखा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है? तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का 1 नंबर हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। लेकिन अगर भारत रत्न के बारे में पूछेगा ना, तो इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था वो बताना है। तो 93 का हो जाएगा पटना साहिब या पटना सिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये भी याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1666 में। 1666 में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब बीच बीच में मैं जो आपको बोलता हूँ ना, उसे भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसका खोज किसने किया था? तो 94 का 1 नंबर हो जाएगा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो मच्छरों के काटने से
मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके टीके का खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सारा का सारा सरकारी बुक से क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो 95 का 4 हो जाएगा। कोरिया से, चीन से, तिब्बत से, सब जगह से पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन केंद्र था। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान शाखा के केंद्र था। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। तो 41 का 2 नंबर हो जाएगा, दोस्तों के गंध से। क्योंकि चींटी के शरीर से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसको फेरोमोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, एक केमिकल निकलता है उसके शरीर से जिसको बोला जाता है फेरोमोन। फेरोमोन की गंध दिशा संबंधी सूचना प्रदान करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और चींटी के शरीर में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो शरीर में फॉर्मिक अम्ल फैल जाने के कारण वह फूल जाता है और दर्द करता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। जो हम लोग चींटी जब काटते हैं तो हम लोगों को दर्द महसूस क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि चींटी अपना रास्ता कैसे निकालता, कैसे पता चलता है? तो दोस्तों के गंध से। क्योंकि चींटी के शरीर से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है फेरोमोन। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो 42 का 3 नंबर हो जाएगा, असम में है। ठीक है, कहाँ है? तो असम में है। और याद रखिएगा असम में तो है, जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा असम में काजीरंगा है, मानस है। तो मानस भी याद रखिएगा असम में ही है। अगर आपसे दुधवा बोलेगा ना, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा पूछेगा तो ये यूपी में है। आपसे चंद्रप्रभा पूछेगा तो ये भी यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे कान्हा पूछेगा, कान्हा, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, तो ये सब आपका एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे रणथंभौर और सरिस्का पूछेगा तो ये आपका राजस्थान में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है। तो 43 का 3 नंबर हो जाएगा, अपना बाल आदि छोड़कर। सॉरी, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। 43 नंबर ने 43 का 4 हो जाएगा, ये गलती है। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा, अपने मूत्र की गंध छोड़कर। ठीक है, याद रखिएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो पैंथेरा टिग्रिस है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मुंह में जीभ का क्या कार्य होता है। तो 44 का 2 हो जाएगा, भोजन का स्वाद बताना। मुंह में जीभ का कार्य क्या होता है? भोजन स्वाद बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। 45 नंबर, 45 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन बारिश का पानी जमा करने का साधन नहीं है। तो बताइए 45 का क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो बारिश का पानी बावड़ी में जमा किया जा सकता है, तालाब में, पोखर में, ये सब में जमा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 46 नंबर में बोल रहा है गुरुत्व बल का उदाहरण बताइए। इसमें से गुरुत्व बल का उदाहरण कौन सा है। तो 46 का 2 हो जाएगा, सूखी पत्ती का नीचे गिरना। आपको पता होगा कि पृथ्वी जिस बल से खींचता है उसी को बोलते हैं गुरुत्व बल बोला जाता है। ठीक है, उस आकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोल देंगे। आगे आ जाइए 47। कह रहा है गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन आगे, ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो 47 का क्या हो जाएगा? बल की दिशा बदल कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। 48 नंबर में वायु में है। तो वायु में क्या है? उपर्युक्त सभी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
अगर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है तो सीधा आप जवाब दीजिएगा 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है तो सीधा जवाब दीजिएगा 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो वो कितना परसेंट है तो इसका जवाब दीजिएगा 0.03। ठीक है, इतना परसेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। मशीन कार्य को क्या बना देता है तो 49 का 4 नंबर हो जाएगा। आसान बना देता है, तेज भी बना देता है और सुविधाजनक भी बना देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में बोल रहा है डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है तो ये उत्तोलक है। ठीक है, क्या है उत्तोलक? एक मशीन होता है, सरल मशीन होता है, उसी को हम लोग उत्तोलक बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो जितना भी है ना, चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, पंचड़, ठीक है, तो ये सब उसी का उदाहरण है उत्तोलक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है तो 51 का 2 हो जाएगा। रोपण जो है वो प्रजनन का तरीका नहीं है। बाकी आपको सब जो दिख रहा होगा, ठीक है, तो सब किस में आएगा, ये प्रजनन के तरीका में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52 बोल रहे निम्न में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है तो 52 का 3 हो जाएगा, तितली। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, तो तितली जो है बच्चे को जन्म नहीं देती है, तितली अंडे देती है। जबकि चूहा, चमगादड़, हिरन ये सब स्तनधारी प्राणी है, अतः ये सब बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 53 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है तो 53 का 2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस उसमें होता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर में क्या कह रहा है इसमें कि हाथी और मेढक किस बात में समान है तो 54 का 4 हो जाएगा। दोनों क्या है, सजीव है, सिंपल है। ठीक है, हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है, यह एक स्तनपायी प्राणी है। मेढक पृथ्वी और जल दोनों में आसानी से रह सकता है, तो इसे हम उभयचर बोलते हैं। मेढक को एम्फीबिया, इंग्लिश में एम्फीबिया बोलते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर में बोल रहा अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है तो 55 का 3 नंबर हो जाएगा। हवा रहित डिब्बा। क्या हो जाएगा, हवा रहित डिब्बा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 56 नंबर में आइए। 56 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बीज परिकर्णन का साधन नहीं है तो 56 का 2 हो जाएगा, छिड़काव। ठीक है, नेक्स्ट है। आगे कह रहा है कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्यों तो 57 का आगे ऑप्शन है। 57 का यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 57 के क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, ज़्यादा हवा जाती है। 58 नंबर बोल रहा बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए, बीज को अंकुरन के लिए चाहिए क्या तो 58 का 4 हो जाएगा। हवा भी, पानी भी, ताप भी, सब चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है 59 नंबर में जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है तो बताना है कि क्या होता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो 59 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, पाचन के काम आता है। ठीक है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पाचन के काम में आता है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। भोजन को पचाने में जल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन होता है। 60 के 4 में हरी पत्ती वाली सब्जियों में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन एक रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है। यह मानव भोजन का प्रमुख अवयव होता है। गाजर हो गया, पालक हो गया, बादाम हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस सब में विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 61 नंबर में दिन रात होने का क्या कारण है तो 61 नंबर बताए। 61 का 1 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी का घूर्णन किसके कारण से होता है, घूर्णन गति के कारण से दिन रात होता है। ठीक है, लेकिन मौसम परिवर्तन पूछेगा ना तो वो परिक्रमण गति के कारण होता है। चलिए 62 नंबर में बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, लेकिन अगर 5 जनवरी पूछेगा तो विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है।
5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु प्रदूषण किससे होता है। तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जो आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है सब हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर में बोल रहा है एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, मतलब एक स्पीड से कोई वस्तु चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। ठीक है, 65 नंबर में बोल रहा है कि पौधे में गैस विनिमय होता है, तो किसके कारण से होता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमाटा। ताकि आपका पेड़ पौधा में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है, स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा जो होता है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी और आपको अगर इंग्लिश का चाहिए और व्याकरण का चाहिए तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी ये साइंस का हो गया, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिर सोशल साइंस का आएगा। अभी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता आपका वीडियो लगातार आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आपको पता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।